Good evening to my lovely children. In the last module, we discussed about the scenario which we call as the French Revolution, the final triggering moment that there were people who stormed the fortress prison. And then I said that children, what were the reasons that led, these people, the reasons which forced these people who were living peacefully to go against the king, to challenge the despotic power of the king. So now from today, this is the actual part of the chapter starts from here बच्चों. आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, है ना. उसमें क्या क्या आएगा? वी हैव टू स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देन वील स्टडी अबाउट द इकोनॉमी, देन वील स्टडी अबाउट द सोसाइटी. सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर था, व्हाट वाज द व्हाट वर द टैक्सेशन नॉर्म्स, क्यों ये लोग इतना इरिटेटेड हो गए थे. ओके, and I request you, if you haven't seen the module 1, kindly watch it. Do watch it, children. The reason is that is an introductory module, and I feel that introduction is one of the most important components of any learning process of, in fact, for that matter, understanding any personality also. आपको introduction की जरूरत होती है ना? Okay. So now let's get started. अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, किस तरह का गवर्नेंस था वहां पे. सो समझो बच्चा लोग, इट वाज बेसिकली अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. मोनार्की था फ्रांस. मोनार्की का मतलब है मोनो, दैट मीन्स सिंगल रूल. ये एक हेरिडिटरी रूल था. एक बाबन डायनास्टी जो थी वो रूल करती हुई आ रही थी. एंड फाइनली हु असेंडेड द थ्रोन, कौन आया राज्य को संभालने के लिए, यू कैन से दैट. सो इट वाज Louis 16 of the Bourbon family. And कब, कौन सा ईयर है? 1774. So everything which I am writing is very important. जो मैं लिख रही हूं बेटा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है. अब क्या था, what was the scenario? बात ये थी बेटा कि किंग ये जो था ना, he was very young to understand the political, the political क्राइसिस सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, टू अंडरस्टैंड, टू मैनेज द इकोनॉमी. अब हुआ ये व्हेन, एंड और क्या था, ही वॉज मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. ये ध्यान रखो कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कुछ मेजर किंगडम्स थे. आई वुड नॉट कॉल देम नेशंस, बट दे वर मेजर किंगडम्स, ठीक. नाउ व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, जब इन्होंने राज्य संभालना शुरू किया, किसने? लुई 16 ने. सो फ्रांस ऑलरेडी एक एम्प्टी ट्रेजरी था. कैसा था? इट वॉज बेसिकली एन एम्प्टी ट्रेजरी. क्यों था ये एम्प्टी ट्रेजरी भाई? किंग्स को तो हमने देखा है बहुत, दे आर सो रिच. ऐसा नहीं होता बेटा. जो भी हमें दिखता है, सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, हम जानते हैं, है ना. सो होता क्या था, किंग्स का आपको पता है, दे लिव लेजर्ड लाइफ, फुल ऑफ लेजर. वो भी एक एक्सपेंसेस थे. प्लस ये जो मेजर किंगडम्स थे ना, ये अलग अलग किंगडम्स को कॉन्कर करते थे. सो ये भी एक खर्चा होता था, है ना. देन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, द पैलेस ऑफ वर्साइल. सो ये सारा खर्चा मिला के कंडीशन फ्रांस की इकोनॉमिक अच्छी नहीं थी. हम तो चलो पॉलिटी के बारे में देख रहे हैं. तो ये जो किंग था ना, ही वॉज वेरी यंग. प्लस ऑल्सो एक और बॉडी थी बेटा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एस्टेट्स जनरल. ये हम पढ़ेंगे जब हम 3 एस्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने देखा कि भाई इट वाज अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. वहां का गवर्नेंस कैसा था? मोनार्की. हु वाज द किंग? किंग लुई 16. 1774 ही असेंडेड द थ्रोन. ही बिलोंग टू द बार्बन फैमिली या बार्बन डायनेस्टी. एंड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, ये जो फ्रांस था ये ऑलरेडी एम्प्टी ट्रेजरी था, ठीक. अब इकोनॉमी की बात करते हैं. हमने पहले ही कहा बच्चा कि ये जो था ना, ये एक एम्प्टी ट्रेजरी था. क्यों था? आपको मैंने बताया, दी एक्सपेंसेस. ये कौन कौन से एक्सपेंसेस थे? अलग अलग टेरिटरीज को कैप्चर करना. ऑल्सो एक काम और कर दिया लुई 16 ने. ये तो इनके फोर फादर्स ने किया था. एसेशन, अलग अलग रीजन्स को कॉन्कर करना, उसका खर्चा. इन्होंने क्या किया? ही हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज
टू गेट इंडिपेंडेंस। काम तो बड़ा अच्छा किया, बट ये काम इन्होंने अच्छे के लिए नहीं किया। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये आपस में दे यूज टू कम्पीट अलॉट। तो इन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की। क्यों मदद की? टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। इससे बच्चों ये तो फाइनली बहुत ज्यादा डेप्ट हो गया फ्रांस को। अब ये जो डेप्ट हुआ, तो जहां से किंग अपना ऑलरेडी पैसा लेते थे, द लेंडर्स कौन होते हैं? जो आपको मनी देते हैं। एंड आप कौन हुए? आप बोरोअर्स हुए। तो ये जो लेंडर्स थे ना, जब लेंडर्स ने देखा कि रिस्क तो बहुत ज्यादा है, वाई? बिकॉज इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, तो लेंडर्स ने बच्चा लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको इंक्रीज कर दी। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी रिस्क ज्यादा होगा सो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी इंक्रीज्ड। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पूरा किया जाए? हमें किंग को रेगुलर एक्सपेंसेस भी करने हैं, डे टू डे का खर्चा, आर्मी, कोर्ट, सैलरीज देना है ना, एंड ये भी पे करना है। सो हाउ टू मैनेज, ये क्या करना है? किंग ने डिसाइड किया फाइनली। किंग ने कहा भाई एक काम करते हैं। देखो बच्चे, हमेशा याद रखो एक स्टेट का जो अर्निंग है ना वो होता है टैक्सेस। किंग ने कहा चलो ये टैक्सेस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम, हर स्टेट करता है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। यहां पे ये प्रॉब्लम है कि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ये टैक्सेस सिर्फ एक एस्टेट पे करता है। ये एस्टेट क्या है मैम? ये एस्टेट है सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रांस की सोसाइटी थी बच्चा लोग, वो 3 एस्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन थी। मतलब एस्टेट नथिंग, डिविजन, ग्रुप्स। फर्स्ट एस्टेट द क्लर्जी पीपल, ये कौन होते थे? जो चर्च में स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन नोबिलिटी, ये कौन होते हैं? नोबल्स आप कई बार पढ़ोगे। ये वो लोग होते हैं हु प्रोवाइड सर्विसेज टू द किंग। एंड द थर्ड एस्टेट, यहां पे है कॉमन मासेस। अब ये कॉमन मासेस रिच भी हैं, ये कॉमन मासेस पुअर भी हैं। और बच्चा लोग ये टैक्सेस जो है ना सिर्फ इन कॉमन मासेस को ही पे करना है। दैट मीन्स ओनली द थर्ड एस्टेट। ओके, सो ये थी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, इंक्रीज इन द टैक्सेशन, इंक्रीज इन द टैक्सेस। अब लोगों को प्रॉब्लम है कि तुम तो देते नहीं हो, यू डू नॉट पे, वी हैव टू पे, वाई डू वी अग्री? अब इसके लिए किंग एक बॉडी, वही जो एस्टेट जनरल मैंने आपको शुरू में बताया, अब आगे आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन होगा। अब अगर हम तीनों एस्टेट्स की बात करें, सो क्लर्जी, हैव टोल्ड यू, नोबिलिटी, इन दोनों ग्रुप्स को बच्चों प्रिविलेजेस मिलती थी। एंड ये प्रिविलेजेस इनकी अर्नड नहीं थी, दे वर द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। बाय बर्थ, सो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मीन्स दैट योर सिंस, बिकॉज दैट यू आर बोर्न इन दिस फैमिली, क्योंकि आप क्लर्जी, आप नोबिलिटी, आप बड़ी फैमिलीज में यू हैव टेकन बर्थ, सो देन you are going to get certain privileges, certain benefits, certain advantages in comparison to these people, है ना। ये प्रिविलेजेस क्या है ये हम अभी देखेंगे। पहले आप ये समझिए कि क्लर्जी, व्हाट इज दिस क्लर्जी, है ना। दीज आर द चर्च पीपल, दे परफॉर्म सर्टेन स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। ये तो हो गए क्लर्जी। नोबिलिटी क्या है? नोबिलिटी बेटा आप ऐसे समझ सकते हो, जो नोबल्स थे ना, दे वर कंसीडर्ड नेक्स्ट टू द रॉयल्टी, मीन्स नेक्स्ट टू द किंग, इसके बाद इंपॉर्टेंस के ग्रेड में आते थे, मीन्स दे वर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिग लैंड ओनर्स भी थे, the aristocrats, or they used to give render certain services to the king. So एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती थी ये नोबिलिटी वाली। सो ये फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी, एंड ये जो थर्ड एस्टेट है, सो दिस थर्ड एस्टेट इज योर, आई एम सो सॉरी, एंड योर थर्ड एस्टेट ये है कॉमन मासेस। ये कॉमन मासेस रिच भी हैं, ये कॉमन मासेस पुअर भी हैं। ये आप याद रखिएगा, यू कैन गेट एन MCQ और 1 मार्क क्वेश्चन। तो याद रखिए रिच भी हैं, कौन है? द रिच मर्चेंट्स, द बिजनेसमैन, ये सब हैं। एंड पुअर में कौन है? द लैंडलेस लेबरर्स, द पिजेंट्स, द आर्टिसंस। चलो अभी मैंने पिजेंट्स बोला, व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड पिजेंट्स? बेटा पिजेंट्स जो होते थे ना, ये मोर और लेस दे यूज टू परफॉर्म सर्टेन लो फंक्शंस, या फिर ये लैंड से रिलेटेड काम करते थे, है ना। या तो ये लैंडलेस होते थे, रेंटेड एज टेनेंट्स वर्क करते थे, या वेजेस दे यूज टू कलेक्ट द वेजेस एंड इन नोबल्स के यहाँ काम करते थे। सो ये पिजेंट्स होते थे, ठीक है। अब समझिए आप इस बात को दैट 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन पिजेंट्स थी,
थिंक अबाउट दैट. 60% लैंड नोबल्स चर्च का था और बाकी रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट का था. 60% लैंड किस किस का था? क्लर्जी का, सेकेंड एस्टेट का एंड कुछ रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. तो सैंडविच कौन हो जा रहा है? ये थर्ड एस्टेट के पुअर पीपल, स्पेशली द पिजेंट्स. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट, पिजेंट्स कौन है. अब बेटा प्रिविलेजेस देख लेते हैं. प्रिविलेजेस क्या थी बाय बर्थ? एक तो फ्यूडल प्रिविलेजेस थी. फ्यूडल जब भी वर्ड आए तो समझ लो रिलेटेड टू लैंड. फ्यूडलिज्म बेटा एक एज ओल्ड प्रैक्टिस रही है रिलेटेड टू लैंड, लाइक रेंडरिंग सर्टेन सर्विसेज इन द एक्सचेंज ऑफ लैंड, या लैंड का टैक्स पे करना, समथिंग लाइक दिस. तो ये अलग अलग इसके डेफिनेशंस रहे हैं. सो फ्यूडल प्रिविलेजेस में क्या था? ये कौन एंजॉय करता था? नोबल्स एंजॉय करते थे. मैंने कहा ना कौन सैंडविच हो रहा है? पिजेंट्स. तो पिजेंट्स वर सपोज टू पे सर्टेन टैक्सेस टू द नोबिलिटी एज अ फ्यूडल प्रिविलेज. या फिर वो उनके घर पे काम करते थे. दे यूज टू वर्क इन द हाउस एंड द फील्ड्स. सो इधर पेइंग और रेंडरिंग सर्विस, ये फ्यूडल प्रिविलेजेस होती थी. ओके. एंड एक नेक्स्ट प्रिविलेज, तो दिस वॉज एंजॉयड बाय द नोबिलिटी. नेक्स्ट प्रिविलेज होती थी एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेशन. टैक्स नहीं पे करना है. टैक्स ही सोर्स ऑफ इनकम है एक स्टेट के लिए, और वो इन दोनों को नहीं पे करना है. दो दे आर ओनिंग 60% ऑफ द लैंड, मतलब टैक्स पे इनको करना चाहिए, बट पे ये नहीं कर रहे हैं. थर्ड एस्टेट पे कर रहा है, जिसका बर्डन स्पेशली पुअर पे आ रहा है. रिच तो ठीक है, समहाउ मैनेज कर लेगा. ठीक. एंड द नेक्स्ट टू टैक्सेस विच आर मेंशन्ड इन योर बुक, सो आई फील दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. टाइथ एंड टाइली. टाइथ क्या होता है बेटा? इसका वैसे भी मतलब होता है 1/10. हिंदी में अगर देखो तो दशमांश, दैट मीन्स 1/10. सो इट वॉज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. एंड कौन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहा है? पिजेंट्स. और किसको देगा ये? क्लर्जी को देगा. सो इट वॉज कलेक्ट. टैक्स को हमेशा ऐसे पढ़ो, कलेक्टेड बाय एंड पेड बाय. सो टाइथ कलेक्टेड बाय क्लर्जी, पेड बाय पिजेंट्स. ये ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन दे गेट कंफ्यूज्ड. टाइली, इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स. It was a direct tax and it was supposed to be paid to the state. ठीक है, ये पूरा थर्ड एस्टेट पे करता था, नॉट ओनली द peasants. तो ये ध्यान रखिए, द डिफरेंस बिटवीन टाइली एंड टाइथ. ठीक. सो बस ये कंक्लूजन समझिए अभी के लिए, दैट द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, जिसमें रिच पीपल भी हैं एंड द पुअर भी हैं. Okay, and in the next module children, we'll study about the subsistence crisis. अब ये कैसे मैनेज करेंगे, एंड और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. देन एक मिडिल क्लास इमर्ज होके आएगी जो कहेगी यू हैव टू स्टॉप दीज प्रिविलेजेस बाय बर्थ. ओके, सो क्विकली लेट अस कंपाइल. हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा, मोनार्की, लुई एंड द एम्प्टी ट्रेजरी, इकोनॉमी, हाउ टू मैनेज विद दिस एम्प्टी ट्रेजरी. फर्दर किंग ने एक गलती कर दी, इनफैक्ट more or less supporting the colonies at the time जब आप already economically dependent है, you are not independent. Then how to manage? King thought to increase the taxes. Taxes increase में कोई problem नहीं है अगर ये दो पे करते या rich people पे करते. इसका burden पूरा सिर्फ third estate पे है, because only third estate is supposed to pay the taxes. Okay बच्चा लोग, thank you so much. This was Shikha Sharma, your social science mentor, and I hope the video comes out to be useful for you children. Take care. God bless you all. Stay updated.